हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इको शॉट्स। तो आज की क्लास में हम सेकेंड चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो हमारा है बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट्स। तो आज की क्लास स्टार्ट करें। डेप्रिसिएशन, इससे पहले पढ़ते हैं फिक्स्ड असेट्स क्या होते हैं। फिक्स्ड असेट्स वो वैल्यूएबल चीजें होती हैं जिनमें हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अब जैसे मान लो आपने कोई मशीन खरीदी, अब जो आपने मशीन खरीदी है वो काफ़ी टाइम चलती है, या आपने फर्नीचर खरीद लिया, या मान लो आपने फ्रिज खरीद लिया, तो ये वो वाले असेट्स हैं जिनमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये फिक्स्ड असेट्स होते हैं। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन कहता है कि अगर इन फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू कम हो रही है। अब कम किस वजह से हो रही है? क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पे इसको यूज़ कर रहे हो, तो रेगुलर यूजेज में भी मशीन की वैल्यू कम हो जाती है या मशीन थोड़ी बहुत डेप्रिशिएट हो जाती है। अब यहाँ तो बहुत टाइम हो गया उस मशीन को खरीदे हुए, तो टाइम के साथ भी चीज़ें खराब हो जाती हैं। अब जैसे जो नेचुरल फैक्टर्स हैं, एयर, वाटर, विंड, तो उनकी वजह से भी चीज़ें खराब हो जाती हैं। या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जिससे आपकी मशीन की वैल्यू बहुत कम हो गई। अब जैसे मान लो आपने कोई मशीन खरीदी, तो अगर आपने कोई मशीन खरीदी है तो आप उसको यूज़ कर रहे हो, तो यूज़ करने की वजह से वो थोड़ी बहुत ख़राब हो जाएगी, या उसको काफ़ी टाइम हो गया तो नेचुरल फैक्टर्स की वजह से वो ख़राब हो जाएगी। या मान लो जो आपकी मशीन है ना वो 200 गुड्स प्रोड्यूस करती है एट ए टाइम, बट एक नई टेक्नोलॉजी आ गई जो 2000 गुड्स प्रोड्यूस करती है एट ए टाइम, तो अब आपकी मशीन की डिमांड बिल्कुल कम हो जाएगी। अब आपकी मशीन की डिमांड अगर कम हो गई तो आपकी मशीन की वैल्यू भी कम हो जाएगी और इस मशीन की डिमांड बढ़ जाएगी। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन रेफर्स टू फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर विद पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अब कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट या रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, ये सारे डेप्रिसिएशन के ही दूसरे नाम हैं। तो इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर एग्जामिनर को आपको कंफ्यूज करना होगा ना, तो वो ऐसे ही करेगा, वो आपको डायरेक्ट डेप्रिसिएशन नहीं देगा, वो उसकी जगह आपको दे देगा कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। तो आपको पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन ही है, तभी आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। तो ये याद रखना ज़रूरी है। अब जो डेप्रिसिएशन होता है ना और कैपिटल लॉस होता है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है कि अगर आप मशीन को रेगुलरली यूज़ कर रहे हो, या उसको काफ़ी टाइम हो गया, या नेचुरल फैक्टर्स की वजह से, या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जिसकी वजह से आपकी मशीन की वैल्यू कम हो रही है। बट कैपिटल लॉस का मतलब होता है कि ये लॉस इसलिए होता है क्योंकि ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये चीज़ हो जाएगी। तो ये वो वाला लॉस होता है जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जैसे मान लो कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गई, या चोरी हो गया, या एक्सीडेंट्स हो गए। अब जैसे मान लो आपकी एक फैक्ट्री है, अगर आपकी फैक्ट्री में सपोज आग लग गई, तो ये चीज़ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब आग लग गई तो अब उसमें जो आपकी मशीन्स है या फिक्स्ड असेट्स हैं सारे खराब हो जाएंगे, तो ये कैपिटल लॉस है। कौन सा लॉस? जो हमारा अनफोर्सीन ऑब्सोलेंस होता है, या चोरी की वजह से, या आपकी फैक्ट्री में चोरी हो गई, तो वो एक कैपिटल लॉस है कि हमारे फिक्स्ड असेट्स खराब हो गए। बट इसलिए नहीं खराब हुए कि टाइम के साथ खराब होती है चीज़ें, या यूजेज में खराब होती है, या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई। अब ये इसलिए खराब हुआ क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे चोरी हो गई, या मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, तो ये वो वाला लॉस होता है। अब जो डेप्रिसिएशन होता है इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या डेप्रिसिएशन तो होता ही है। अगर आप कोई भी चीज़ ले लो, आपने कार खरीदी है, तो कार की जो वैल्यू होगी ना जब आपने खरीदी होगी, और 1 साल बाद या 2 साल बाद या 6 महीने बाद भी उसकी वैल्यू कम हो गई होगी, तो वो डेप्रिसिएशन है कि चीज़ें डेप्रिशिएट तो होती ही हैं। तो इसके लिए एक प्रोविजन बनाया जाता है, मतलब हम पैसे जोड़ के रखते हैं कि अगर कल को वो जो मशीन है वो इतनी डेप्रिशिएट हो गई कि अब उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो इसलिए हम एक प्रोविजन बना के चलते हैं, पैसे जोड़ के चलते हैं कि कल को रिप्लेस करनी पड़े तो उसके लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए। अब जो कैपिटल लॉस होता है ना, उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं बनाया जाता। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं होता ये लॉस
होने वाला है, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड होता है। अब जो डेप्रिसिएशन होता है ना, ये प्रोडक्शन प्रोसेस को पूरी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाता। क्यों? क्योंकि अब मशीन है, डेप्रिशिएट हो रही है, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, बट प्रोडक्शन प्रोसेस में काम तो आ रही है, काम तो कर रही है। जब तक वो पूरी डेप्रिशिएट नहीं हो जाती है अच्छे से कि अब वो काम ही नहीं कर पा रही, तब प्रोडक्शन प्रोसेस अफेक्ट होता है। ये प्रोडक्शन प्रोसेस को इमीडिएटली अफेक्ट करता है। अब जैसे मान लो आपकी 10 मशीन्स है, उसमें से 4 चोरी हो गई, तो आपकी प्रोडक्शन अफेक्ट होगी, आपकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, तो कैपिटल लॉस प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि कैपिटल स्टॉक का बढ़ना, ऐड होना कैपिटल स्टॉक का। कैपिटल स्टॉक के अंदर 2 चीजें आती हैं, एक तो हमारा फिक्स्ड एसेट्स, जो हमारा हो गया मशीनरी हो गया, या हमारा बिल्डिंग हो गया, या हमारा फर्नीचर हो गया, और दूसरा हमारा आता है अनसोल्ड स्टॉक। अब जो अनसोल्ड स्टॉक होता है वो हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट के अंदर 2 चीजें आती हैं, एक तो फिक्स्ड एसेट्स और अनसोल्ड स्टॉक। अगर ये चीजें इंक्रीज हो रही हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही है। अब इन्वेस्टमेंट के एग्जांपल्स क्या क्या हो गए? अब जैसे मान लो कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दी हमने, तो ये हमारा फिक्स्ड एसेट है, तो इसलिए ये इन्वेस्टमेंट है। या स्टॉक बढ़ गया तो ये भी इन्वेस्टमेंट है। या हमने कोई मशीनरी खरीद ली या फर्नीचर खरीद लिया, तो ये सारी हमारी इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट के अंदर 2 चीजें आती हैं, एक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और एक होता है नेट इन्वेस्टमेंट। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे मान लो कि हम 2015 से हम जज कर रहे हैं कि 2020 तक इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है। अब हम इसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जज कर रहे हैं, तो याद है इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट एक फ्लो वेरिएबल है, इसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जाता है। तो अगर हम 2015 से 2020 में जज कर रहे हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, तो कैसे जज करेंगे? मान लो 2015 में हमने एक मशीन खरीदी, 2018 में हमने एक और मशीन खरीदी, और 2020 में हमने एक और मशीन खरीदी। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहती है कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई इन सालों में। अब 2015 से 2020 में कितनी मशीन्स ऐड हुई? 3 मशीन्स ऐड हुई, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहेगी कि 3 मशीन्स ऐड हुई। बट नेट इन्वेस्टमेंट कहेगी जो आपने 3 मशीन्स खरीदी और ऐड कर दी कि वो इन्वेस्टमेंट है, बट उसमें डेप्रिसिएशन भी तो लगा होगा। जो आपने मशीन्स खरीदी हैं ये डेप्रिशिएट भी तो हुई होंगी। तो नेट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करता है कि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है इन सालों में। तो जो नेट इन्वेस्टमेंट होता है ना, उसमें डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडेड होता है। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, तो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट आ जाता है। तो नेट इन्वेस्टमेंट बताता है कि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है एक गिवन पीरियड में। तो नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडेड होता है, ग्रॉस के अंदर इंक्लूडेड होता है। ग्रॉस बस ये बताता है कि मशीन्स कितनी ऐड हो गई या फिक्स्ड एसेट्स कितने ऐड हो गए, बट वो ये नहीं बताता कि वो उन मशीन्स पे या उन एसेट्स पे डेप्रिसिएशन भी तो लगा होगा। मतलब ये नेट इफेक्ट नहीं बताता, ये एक्चुअल बताता है। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बेसिकली डिफरेंस होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज के बीच का। अब जो टैक्सेस होते हैं ना, वो 2 तरीके के होते हैं। एक हमारे होते हैं डायरेक्ट टैक्स और एक हमारा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना, वो हमारी इनकम पे लगता है, और जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना,
हम उसका बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, मतलब हमारी इनकम पे लगा है तो हमें ही देना पड़ेगा। बट जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना, उसका बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं। मान लो सेलर के ऊपर लगा, तो वो क्या करेगा, वो खुद पे नहीं करेगा गवर्नमेंट को, तो वो आगे अपना बर्डन कंज्यूमर पे शिफ्ट कर देगा और कंज्यूमर से लेगा टैक्स अमाउंट और गवर्नमेंट को दे देगा। तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनका बर्डन शिफ्ट हो सकता है। अब पहले तो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, जैसे सेल्स टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, बट इन सबको चेंज करके अब क्या आ गया है, जीएसटी आ गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब सब्सिडीज क्या होती हैं? सब्सिडीज बेसिकली फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है उन कंपनीज को जो बैकवर्ड एरियाज में इन्वेस्ट करती है। अब जो गवर्नमेंट है वो चाहती है ना कि बैकवर्ड एरियाज भी ग्रो करें या डेवलप हो, तो इसीलिए वो कंपनीज को फाइनेंशियली हेल्प कर देती है कि अगर तुम इन बैकवर्ड एरियाज में इन्वेस्टमेंट करोगे तो हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है कंपनीज को। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। हाँ, सब्सिडीज को इकोनॉमिक असिस्टेंस भी कहा जाता है, ये इसका दूसरा नाम है, इकोनॉमिक असिस्टेंस। तो अगर कहीं इकोनॉमिक असिस्टेंस लिखा है ना, तो याद रखना क्या होता है, सब्सिडीज ही होता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट वो अमाउंट होता है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूट क्यों करते हैं? क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपनी सर्विसेज देते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। अब जैसे मान लो एक गुड को प्रोड्यूस करने की हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट 200 रुपीज है, तो वो हमारा फैक्टर कॉस्ट हो गया। अब कॉस्ट इतनी आ रही है। अब मार्केट प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस पे एक्चुअली हमें मार्केट में चीजें मिलती हैं, या एक्चुअली जिस प्राइस पे मार्केट में चीजें सेल होती हैं। अब ये हमारा फैक्टर कॉस्ट 200 है। अब जैसे मान लो गवर्नमेंट कहती है कि मुझे 10% इनडायरेक्ट टैक्स चाहिए। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है? क्योंकि ये गुड्स एंड सर्विसेज पे लग रहा है। अब अगर गवर्नमेंट 10% टैक्स मांग रही है, तो जो सेलर होगा जिसकी कॉस्ट 200 रुपए है, वो क्या करेगा, वो इसका प्राइस बढ़ा देगा। वो कितने प्राइस पे बेचेगा? वो अब फिर 220 पे बेचेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को 10% टैक्स चाहिए, तो वो कंज्यूमर से 220 रुपीज लेगा, जिसमें से 20 रुपीज गवर्नमेंट को दे देगा। तो ये हमारा मार्केट प्राइस है। अब इस रेट पे हमें एक्चुअली में गुड्स मिल रहे हैं। अब अगर मान लो गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती, उसकी जगह गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है, कितने रुपए की? 10 रुपए की। तो हमारा इस केस में कोई टैक्स नहीं लग रहा, बट सब्सिडी मिल रही है। मतलब ये वाला केस नहीं है, सिर्फ सब्सिडी मिल रही है। तो 200 रुपए की फैक्टर कॉस्ट थी। अब इस केस में कंज्यूमर को कितने प्राइस पे मिलेगा? 200 प्राइस था, उसमें से 10 कम हो गया, तो 190 पे मिलेगा। तो ये मार्केट प्राइस है, जिस प्राइस पे एक्चुअली गुड्स मार्केट में बिक रहे हैं। तो जो मार्केट प्राइस होता है ना, उसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड होते हैं और सब्सिडीज सब्ट्रैक्ट होती हैं। अब जैसे मान लो ये फैक्टर कॉस्ट थी, तो इसमें हमने इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करके मार्केट प्राइस निकाला था, जो हमारा आया था 220। और सब्सिडीज कैसे निकाला था? फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडी, जो हमारी 10 थी, तभी 190 आया था। तो मार्केट प्राइस कैसे निकलता है? अगर हम फैक्टर कॉस्ट के अंदर सब्सिडीज ऐड कर दे और इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दे, या मैं कह सकती हूं अगर हम फैक्टर कॉस्ट के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दे, तो हमारा मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो मार्केट प्राइस क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब पढ़ते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है। अब जो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, किसी बाहर की कंट्री में है कुछ टाइम,
तो जो वो फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं तो वो NFIA का पार्ट माना जाता है। ये NFIA में वो इनकम ऐड की जाती है जो हमारी कंट्री के लोग बाहर से अर्न कर रहे हैं। और ऐसे लोग जो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर तो हैं बट वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है, तो उनकी इनकम सबट्रैक्ट की जाती है। तो NFIA क्या होता है? NFIA एक डिफरेंस है फैक्टर इनकम का जो हमें बाहर की कंट्री से मिल रही है और जो हम अपनी कंट्री में बाहर के लोगों को दे रहे हैं। तो NFIA क्या है? NFIA एक डिफरेंस है फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड जो हम बाहर से इनकम कमा रहे हैं माइनस फैक्टर इनकम जो हमारी कंट्री बाहर के लोगों को दे रही है। कंपोनेंट्स ऑफ NFIA। अब NFIA के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? अब मान लो एक पर्सन है, वो कैसे कैसे अर्न कर सकता है? या तो कोई जॉब कर रहा होगा तो उसको वेजेस या सैलरीज मिलेंगी, या अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसको क्या मिलेगा? रेंट, या उसने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, अगर शेयर्स खरीद रखे हैं तो उसको डिविडेंड मिलेगा, नहीं तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अब या जो बिजनेसमैन है उसने कुछ पैसा बचा के रख रखा है अपने प्रॉफिट में से कि कल को अगर मुझे कंपनी को एक्सपैंड करना पड़ गया तो मैं कर लूंगा, जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं। तो इन तीनों जगह से कोई पर्सन फैक्टर इनकम अर्न कर सकता है, या वेजेस एंड सैलरी, या रेंट, डिविडेंड, इंटरेस्ट और रिटेन्ड अर्निंग्स। तो यही कंपोनेंट्स होते हैं NFIA के। पहला है नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज के अंदर दो चीजें आती हैं, एक और चीज आती है वो बाद में पढ़ेंगे। क्या आता है? सॉरी, वेजेस और सैलरीज। तो इसके अंदर हम वो वाली चीजें इंक्लूड करते हैं या वो वेजेस और सैलरीज इंक्लूड करते हैं जो हमारी कंट्री के लोग, हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स किसी बाहर की कंट्री से अर्न कर रहे हैं, वो ऐड करते हैं, और सबट्रैक्ट वो करते हैं जो हमारी कंट्री के अंदर हैं बट वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है और वो वेजेस और सैलरीज अर्न कर रहे हैं। अब नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? रेंट, डिविडेंड और इंटरेस्ट। तो अगर हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स अर्न कर रहे हैं किसी बाहर की कंट्री से ये सारी चीजें, तो वो सारी चीजें ऐड होंगी और सबट्रैक्ट क्या होगा? यही सारी चीजें अगर हमारी कंट्री के अंदर कोई लोग अर्न कर रहे हैं बट वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है, ताकि हमें पता लग पाए कि हमारी कंट्री के लोग बाहर से कितना अर्न कर रहे हैं, कितनी फैक्टर इनकम जनरेट कर रहे हैं। नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स अगर याद है आपको, मैंने बताया था रिटेन्ड अर्निंग्स वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है जो कंपनी बचा के रखती है कि कल को मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिससे मुझे डील करना पड़ गया, उसके लिए उसके पास पैसे होने चाहिए। और या तो कंपनी को मान लो एक्सपेंशन करना पड़ जाए, कंपनी को एक्सपैंड करना है तो वो बाहर से पैसा उठाएगी, इससे अच्छा है ना अपने प्रॉफिट में से वो हर बार जोड़ती रहे, तो उसको रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं। जो प्रॉफिट का पार्ट कंपनीज बचा के रख लेती हैं कि कल को काम आएगा या कल को एक्सपेंशन करना पड़ जाए तो हमारे पास पैसा होना चाहिए। तो रिटेन्ड अर्निंग्स जो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स अर्न कर रहे हैं बाहर की कंट्री से, वो ऐड होते हैं, और जो हमारी कंट्री के अंदर रिटेन्ड अर्निंग्स अर्न कर रहे हैं बट वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है, तो वो सबट्रैक्ट किया जाता है। NFIA के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, जिसके अंदर वेजेस और सैलरीज आता है, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और तीसरा हमारा आता है नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। तो फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड हमारे को क्या देता है? NFIA। अगर किसी क्वेश्चन में ये तीनों पार्ट्स अलग अलग गिवन है, नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज गिवन है, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप गिवन है, या नेट रिटेन्ड अर्निंग्स गिवन है, तो इन तीनों को पहले ऐड करेंगे और NFIA निकालेंगे, ठीक है, फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा।
अब ये कुछ क्वेश्चंस गिवन है एनएफआईए के ऊपर। एनएफआईए का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस किया जाता है जो पैसा हमें बाहर से आ रहा है, और जो पैसा हम बाहर की कंट्री के लोगों को दे रहे हैं वो पैसा सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो मुझे अगर इसमें एनएफआईए निकालना है तो कैसे निकलेगा? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस होगा, मतलब 5000 प्लस होगा। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, 3000 माइनस होगा। तो आंसर क्या आ गया? 2000। तो एनएफआईए इस केस में क्या हो गया? 2000। अब इसमें भी एनएफआईए निकालना है, तो एनएफआईए निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करते हैं तो 3000, और माइनस क्या करते हैं? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो मैंने माइनस कर दिया 5000। तो इसका आंसर क्या आया? इसमें -2000। तो इसमें क्या है, जो पैसा हम बाहर की कंट्री से अर्न कर रहे थे ना वो ज्यादा था एज कंपैरिजन टू जितना पैसा हम बाहर की कंट्री के लोगों को दे रहे थे। अब इसमें क्या है कि जितना पैसा हम बाहर की कंट्री के लोगों को दे रहे हैं ना वो ज्यादा है, और जो हमें बाहर की कंट्री से हम अर्न कर रहे हैं वो कम है। इसीलिए हमारा एनएफआईए इस केस में नेगेटिव में है। अब इस केस में आपको एनएफआईए निकालना है। इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, टू अब्रॉड नहीं गिवन। तो इस केस में हम फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 0 लेके चलेंगे। तो हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करते हैं एनएफआईए निकालने के लिए, तो 5000। अब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, हम जो बाहर की कंट्री के लोगों को पैसा दे रहे हैं वो 0 है, तो आंसर क्या आ गया? 5000। अब इस केस में क्या है? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है, फ्रॉम नहीं गिवन, तो इस केस में फ्रॉम 0 लेके चलेंगे। तो हम क्या करते हैं? फ्रॉम वाला ऐड करते हैं, तो 0 माइनस 3000, क्योंकि 2 वाला सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया? -3000। अब इस केस में हम बाहर की कंट्री से कुछ अर्न नहीं कर रहे, इनफैक्ट हमें बाहर की कंट्री के लोगों को पे करना पड़ रहा है और हम कुछ अर्न नहीं कर रहे। तो समझ आया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकालते हैं। अब नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम के अंदर वो सारी इनकम आती है जो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स अर्न कर रहे हैं एक साल में। अब जो हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं ना उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि वो चीज हमारी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रही है या नहीं हो रही है, या हमारी कंट्री के अंदर वो इनकम जनरेट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स अर्न कर रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर या अब्रॉड, तो वो इंक्लूड किया जाता है। इसीलिए इसके अंदर डोमेस्टिक इनकम तो आती ही है जो हम हमारी कंट्री के अंदर अर्न कर रहे हैं, बट वो इनकम ऐड कर दी जाती है जो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स बाहर से कमा रहे हैं, और वो इनकम सब्ट्रैक्ट कर दी जाती है जो हमारी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर तो कमा रहे हैं बट वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है, ताकि हमें पता लग पाए कि हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स कितनी इनकम अर्न कर रहे हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर और बाहर की कंट्रीज में। तो नेशनल इनकम के अंदर क्या आता है? नेशनल इनकम के अंदर एनएफआईए इंक्लूडेड होता है। नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA. So thank you guys. Take care. Bye.